मध्यकाल में शायद कोई ही मंदिर हो जिस पर प्रहार हुआ और भक्तों ने उसको दोबारा नहीं बनाया। बस ये था कि हमको वो स्थान नहीं छोड़ना, भगवान को नहीं छोड़ना। कोई ऐसा उदाहरण और नहीं है कि राजाओं ने अपनी प्रजा पर एक कर लगाया अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो ज्ञानवापी मंदिर, वो कोर्ट बोलती है कि आप यहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं हम तो हर रोज जाते हैं। तो कोर्ट कहती है आप जाते हैं तो करते क्या है वहाँ पे? एक खाली स्थान है, वहाँ पे हम सूखे चावल फेंकते हैं। क्यों? अपने भगवानों से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य था हम पूरा नहीं कर पाए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो टाइमलेस सागा, जहां बात होती है हिस्ट्री एंड कल्चर पे। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज बात होगी शिव की नगरी काशी पर। तो शिव को क्यों काशी से जोड़ा जाता है, शिव का कनेक्शन क्या है काशी से, काशी की ऐतिहासिक वैल्यू क्या रही है, क्यों राजा महाराजाओं के लिए और फॉरेन इन्वेडर्स के लिए काशी इतना इम्पोर्टेंट जगह थी। मेरे साथ जुड़ रही हैं आज के पॉडकास्ट में मशहूर हिस्टोरियन एंड पद्मश्री प्रोफेसर मीनाक्षी जैन। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, काशी पर बात करेंगे। जनरली हम काशी को धर्म की नगरी मानते हैं, शिव की नगरी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पहलू भी जुड़ा है। अगर हम इतिहास देखें तो इंडियन फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं, काशी की क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जैसे आपने कहा, हम काशी को शिव की नगरी मानते हैं, राइट। लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि काशी का इंडियन फिलॉसफी में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है। राइट। क्यों इम्पोर्टेंट रोल रहा है? ईस्टर्न इंडिया, विशेषकर विदेहा, राजा जनक की नगरी, और काशी राजा अजातशत्रु की नगरी। राइट। इनका हमारी फिलॉसफी में क्या महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी तक पंजाब में हमको पता है कि वहाँ पर वेद्स के बारे में डिस्कशन होता था। वेद्स में यज्ञ कैसे बनाते हैं और अपनी सैक्रिफाइस को कैसे पहुँचाते हैं। रिचुअल्स बेसिकली। रिचुअल्स, इट वाज रिचुअल्स। लेकिन काशी में हम अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल जर्नी, वो जो नेक्स्ट स्टेज है वो उपनिषद से संबंधित है। अब इस नेक्स्ट स्टेज की कई विशेषताएं हैं जी। तो पहली विशेषता है कि उपनिषद बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा एक हैं, और आत्मा और ब्रह्मा अटूट हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है। मतलब जब किसी मनुष्य का देहांत होता है, उसकी आत्मा समाप्त नहीं होती। आत्मा और परमात्मा एक ही। There is no duality. There is no duality. Right. अब इसके अतिरिक्त ये जो नई थिंकिंग है, it was called the new knowledge, the new learning. तो ये न्यू नॉलेज और न्यू लर्निंग, जिसका उपनिषद में पूरा विस्तार में हम देख सकते हैं, ये न्यू लर्निंग या न्यू नॉलेज पहले किसके पास आई? राइट। हैरानगी की बात है कि ये न्यू नॉलेज राजाओं के पास थी। अच्छा। ईस्टर्न इंडिया के राजा, जैसे कि राजा जनक विदेही में और अजातशत्रु काशी में। तो ये जो फिलॉसफी थी, इसके बारे में ब्राह्मण्स को कोई जानकारी नहीं थी। उपनिषद बताते हैं कि इन राजाओं ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया और डिबेट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे। तब ब्राह्मण्स को पता चला कि ये जो नई नॉलेज जिसके बारे में राजा बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, हम इससे अपरिचित हैं। तो वो
क्षत्रिय राजा उनको बोलते हैं कि आप ये हमको बताएंगे। तो अजात शत्रु जैसे वो कहते हैं कि एक्चुअली धर्म के अनुसार क्षत्रिय को ब्राह्मण को ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन हम आपको देने के लिए तैयार हैं। सो यू नो दिस न्यू फिलॉसफी जिसका जन्म ईस्टर्न इंडिया में होता है, आज तक भारत के निवासियों को इसके बारे में पूरी जानकारी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, शिक्षित अशिक्षित कोई भी, किसी मनुष्य या स्त्री का देहांत होता है तो वो कहेंगे इसकी आत्मा नहीं मरी है। सो आप इमेजिन करिए थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उस फिलॉसफी में इतना दम था, और ये हर क्लास में हर लोगों तक ये पहुंच गई। इट वॉज अ रियल रिमार्केबल थिंग। सो काशी ऑफ कोर्स इज immortal Kashi, eternal Kashi, because of Shiv making it his residence. But Kashi is also renowned and should be revered as the place where the Upanishad debates took place. So that is the first part of your question. एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। Definitely. ये बड़ी विचित्र कहानी है कि शिव काशी कैसे आए। हाँ बिल्कुल। तो स्कंद पुराण में लिखा, स्कंद पुराण इज द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ शिव इन काशी। तो और भी पुराण है, लेकिन सबसे विस्तार में स्कंद पुराण में लिखा गया। तो क्या है कि पार्वती का विवाह होता है शिव से, और कुछ समय बाद पार्वती की माँ बड़ी दुखी है और वो अपनी बेटी को कहती है कि भाई तुम्हारा क्या घर है। यू नो जैसे मदर्स को होता है कि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू योर स्टेटस। सो पार्वती टेल्स शिव कि यू नो हमको कोई नया निवास ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो कहा जाता है कि शिव और पार्वती निकलते हैं जी, और उनकी नजर काशी पर पड़ती है, और शिव कहते हैं अब मैं काशी को कभी नहीं छोड़ूंगा। सो दैट इज द अराइवल ऑफ शिव एंड पार्वती टू Kashi. Wow, great. So, you know, these are very, very interesting stories in our texts, which, you know, give a full picture. मतलब कि spirituality भी है, human angle भी है, emotions भी हैं, and that is why, you know, we say कि हमारा जो civilization है, it is a living civilization. और ये हर को छूती है, because ये मदर बोल रही हैं कि भाई मेरे को ये घर पर, you know, it appeals to everyone. Definitely. So these are the important aspects of Kashi, that it is the land of philosophical debates. उपनिषद के सारे डिबेट्स, वाद विवाद ईस्टर्न इंडिया में हुए, विशेषकर विदेहा और काशी, एंड काशी इज द लैंड ऑफ शिव। सो दीज आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ काशी। इन्वेजन्स के मामले में भी काशी में काफ़ी कुछ हलचल रही है, तो मैम उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। एक्चुअली अब क्या हुआ है कि हम जो इन्वेजन से पहले जो हमारा इतना ग्लोरियस इतिहास था, वो हम एक्चुअली भूल रहे हैं, क्योंकि मध्यकाल में जो हुआ हमारी सभ्यता संस्कृति पर, वो हमारे दिमाग पे उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसके पहले जो काशी था वो हम शायद भूल रहे हैं। और आई जस्ट होप कि आपके जैसे पॉडकास्ट से वो जो पुरानी काशी है वो भी हमारे कॉन्शियसनेस में वापस आ जाए। डेफिनेटली। तो पहले मैम यही जानते हैं कि पुरानी काशी क्या थी। देखो मैंने आपको बताया ना, आध्यात्मिक। हाँ। तो इट वाज द लैंड वेयर यू नो काशी, लेट्स लीव दैट फॉर द टाइम बीइंग। तो अब मध्यकाल में आपने पूछा कि क्या हुआ। हाँ जी। तो मध्यकाल में जैसे हम सब जानते हैं कि प्रहार हुआ, और प्रहार के बारे में सारे विस्तार में मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है।
बहुत भयानक प्रहार हुआ, विशेषकर धार्मिक संस्थाओं पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मेरे को ये बताना, मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो हमारे रूलर्स थे, उनका क्या रिस्पॉन्स था। जब ये प्रहार हो रहा है तो हमारे जो राजा थे उनका क्या, उन्होंने कैसे सामना किया। तो एक्चुअली बिफोर द इन्वेजन्स बिगिन, उत्तरी भारत का केंद्र कन्नौज माना जाता था। तो जो राजा कन्नौज पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता था, उसको माना जाता था कि ये उत्तरी भारत का राजा है। तो इतिहास में हम जब छोटे थे तब हम पढ़ते थे ट्री पार्टाइट स्ट्रगल, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, ये आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे कि कन्नौज हमारे पास आ जाए। तो जिस समय जो ये प्रहार शुरू होते हैं मध्यकाल में, तो उस समय गहडवाल वंश राजा कन्नौज उनके पास था, वो उनकी राजधानी थी। लेकिन जब ये आक्रमण शुरू होते हैं, ऐसा प्रहार मध्यकाल से पहले इस देश ने कभी नहीं देखा था। सो एक नई स्थिति थी। तो इस नई स्थिति में राजाओं का क्या रिस्पॉन्स था, इस पर भी हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो गहडवाल्स अपनी राजधानी कन्नौज को छोड़कर काशी आते हैं। आप इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ा निर्णय है कि आप अपनी राजधानी, जो कब से सबसे प्रसिद्ध शहर था उत्तरी भारत का, उसको आप छोड़कर काशी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि धर्म संकट में है, सभ्यता संकट में है, तो हमको आकर इसको बचाना है। तो गहडवाल वंश बहुत प्रसिद्ध इनके राजा रहे, एक के बाद एक, और इन्होंने लगभग 90 वर्ष तक आक्रमणों को रोका। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कर लगाया। अच्छा। अपनी प्रजा पे एक कर लगाया, तुरुष्क दंड। उस कर का नाम था तुरुष्क दंड। तो वो अपनी प्रजा को बोले कि भाई ये हमारे ऊपर संकट आ गया है, हम भी अपना कर्तव्य निभाएंगे और आपको भी कर्तव्य निभाना है, क्योंकि हमको एक विशाल सेना तैयार करनी है, तो आपको भी उसमें सहयोग देना होगा। तो ये तुरुष्क दंड, इतिहासकार कहते हैं कि विश्व में कोई ऐसा उदाहरण और नहीं है कि राजाओं ने अपनी प्रजा पर एक कर लगाया ताकि अपने देश की रक्षा कर सके। देश क्या कहें, मतलब अपने धर्म की रक्षा के लिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट द गहडवालास एट काशी। तो इनके जो लास्ट रूलर थे जयचंद, जयचंद के बारे में हम सब जानते हैं। तो जयचंद को हराया, पराजित किया मोहम्मद घोरी ने। तो उसके बाद गहडवाल वंश खत्म हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ काशी ऑफ द मिडीवल पीरियड। तो उसके बाद दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और स्लेव डायनेस्टी, उसके जो लोग थे उनका काशी पर अटैक होता है, एंड इट गोज ऑन नाउ। तो ये जो प्रहार होता है काशी पर, उसकी सभ्यता संस्कृति पर, उसके बारे में तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ लोग जानते हैं अब। लेकिन मैं एक दो और चीज़ें आपके दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ। गहडवाल वंश में एक मंत्री थे, लक्ष्मीधर।
लक्ष्मीधर मंत्री थे गढ़वाल राजाओं के, और वो एक ग्रंथ लिखते हैं, और वो ग्रंथ लिखते हैं काशी के बारे में, काशी और प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के बारे में, लेकिन विशेषकर काशी के बारे में। तो आप इमेजिन करिए कि एक ग्रंथ भी उस समय काशी के बारे में लिखा जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मध्यकाल में वेस्टर्न डेक्कन से 6 ब्राह्मण परिवार महाराष्ट्र को छोड़कर काशी आते हैं। तो क्यों आते हैं? उस समय यातायात के साधन कितनी और कितनी कठिनाइयों को इनको सामना करना पड़ा होगा। डेक्कन से काशी आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको धर्म की रक्षा करनी है। और 6 परिवार आते हैं, 6 ब्राह्मण परिवार। एक एक परिवार के एक एक सदस्य ने सभ्यता और संस्कृति के लिए जो कार्य किया, उसके बारे में इतना समय नहीं है विस्तार में बताने का, लेकिन इतने ग्रंथ लिखे, बहुत कुछ किया। एक परिवार का मैं उदाहरण दूंगी, और वो है भट्टा परिवार। भट्टा परिवार, उसका एक एक सदस्य, उनके जो ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखा, वो बहुत से अभी तक हमारे पास हैं। क्या है उन ग्रंथों में, मतलब अब संस्कृत भाषा, सो मेनी थिंग्स, सांस्कृतिक ट्रेडिशन, ठीक है। तो नारायण भट्ट वो बादशाह अकबर के समय थे। तो नारायण भट्ट टोडरमल जो अकबर के मंत्री थे, उनसे मिलके कहते हैं कि हमको काशी विश्वनाथ मंदिर दोबारा बनाना है, ज्ञानवापी मंदिर दोबारा बनाना है। क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर 1 बार 2 बार 3 बार टूट चुका था। तो वो कहते हैं कि हमको ये मंदिर दोबारा बनाना है। और इमेजिन करिए, महाराष्ट्र से आए ये परिवार अकबर के मंत्री से मिलते हैं, और दोनों मिलकर ज्ञानवापी मंदिर को दोबारा बनाते हैं। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के प्रति उनकी कितनी निष्ठा थी। किसी ने उनको कहा नहीं कि आप ये करिए, ये तो उनको था कि ये हमारा कर्तव्य है। तो इमेजिन करिए, उन्होंने वो मंदिर एक्चुअली बनाया, क्या साधन हुए होंगे, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और वो ही मंदिर है जो 1692 में ऑर्डर्स पे, बादशाह के ऑर्डर्स पे उसको तोड़ा गया, ठीक है। और इसी नारायण भट्ट के ग्रेट ग्रैंडसन, वो भी काशी में, जब उनका समय है, वो औरंगजेब के टाइम रहते थे। तो उनके समय शिवाजी आगरा से भाग रहे थे, और वो काशी रुकते हैं। और ये ग्रेट ग्रैंडसन, जिसका नाम था गगा भट्ट, उनसे मिलते हैं। और कहा जाता है कि उन्होंने ये मदद की कि शिवाजी सुरक्षित दक्कन पहुंच जाएं। कुछ समय के बाद गगा भट्ट रायगढ़ जाते हैं और शिवाजी से मिलते हैं, और दोनों में सलाह होती है कि वैदिक तौर तरीकों के अनुसार शिवाजी का कॉरोनेशन होना चाहिए। तो गगा भट्ट ग्रंथों को पढ़ते हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्योंकि वैदिक अनुसार कॉरोनेशन करना है। तो वो शिवाजी के कॉरोनेशन पे वो खुद प्रस्तुत होते हैं, और शिवाजी बिकम्स छत्रपति शिवाजी महाराज। वाओ मैम। और क्या है कि एक पेंटिंग मैंने देखी, हाँ जी, आई थिंक 18वीं शताब्दी में किसी राजा ने कमीशन की थी। तो वो पेंटिंग
शिवाजी के कोरोनेशन का सीन है, और उस सीन में गगा भट्ट को दिखाया है कि वो प्रेजेंट हैं, और एक इंग्लिशमैन भी प्रेजेंट है, क्योंकि उस टाइम इंग्लिशमैन आते थे ना ट्रेड वगैरह के लिए, तो वो भी है। सो आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीव ने भारत के इतिहास। देखिए, भारत का जो इतिहास है उसमें कोई समय नहीं है जब समाज के हर वर्ग ने योगदान नहीं दिया हो। चाहे आप राजाओं की बात करें, चाहे धार्मिक नेताओं की बात करें, चाहे आप साधारण लोगों की बात करें। अब आप मुझसे पूछ सकती हैं कि भाई साधारण लोगों के योगदान के बारे में आप कुछ बताइए। तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं अभी एक उदाहरण दूंगी। क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, मतलब ब्रिटिश शासन का कंट्रोल था, 1936 में एक बंदे थे दीन मोहम्मद, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई केस फाइल करते हैं कि ये जो परिसर है, ज्ञानवापी परिसर, ये है पूरा वक्फ लैंड। अच्छा। तो जो केस है उसकी सुनवाई के लिए काशी के 15 वरिष्ठ निवासियों को वाराणसी कोर्ट में बुलाया गया, उनसे पूछताछ करने के लिए। केस डिसमिस हो गया, वो अलग बात है, लेकिन जो गवाही काशी के साधारण लोगों ने दी, कोर्ट ने कहा आप कभी ज्ञानवापी गए हैं? तो उन्होंने कहा हम तो हर रोज जाते हैं। ज्ञानवापी का मतलब, जब मैं ज्ञानवापी का बोल रही हूं तो क्या मतलब मेरा? जो मंदिर टोडरमल और नारायण भट्ट ने बनाया था, और जो बाद में तोड़ गया था, तो उसको हम ज्ञानवापी बोलते हैं। उसको हम विश्वनाथ मंदिर नहीं बोलते। विश्वनाथ मंदिर वो मंदिर है जो अहिल्याबाई होलकर ने बाद में बनाया। तो ज्ञानवापी मंदिर, वो कोर्ट बोलती है कि आप यहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं हम तो हर रोज जाते हैं। तो कोर्ट कहती है आप जाते हैं तो करते क्या है वहां पे? तो वो कहते हैं कि हम 3 बजे भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है, 3 बजे सुबह, और रात के 12 बजे तक लोग आते हैं। तो ये साधारण लोग हैं जो आते हैं हर रोज, और वो उस मंदिर जो भी हालत है उसको छोड़ते नहीं, और वहां पर अपने भगवानों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति दिखाते हैं। तो क्या कहते हैं, कोर्ट ने कहा बताइए आप वहां पे क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा 3 बजे से लोग शुरू हो जाते हैं, रात के 12 बजे बंद होता है। तो क्या करते हैं, जब हम जाते हैं तो पहले हम इस देव को चढ़ावा करते हैं, फिर इस देवी को, फिर इस देव को, फिर इस देव को, पूरा कौन से ऑर्डर में किस किस देव के पूजा करते हैं या कुछ अर्पित करते हैं, तो वो सारी लिस्ट देते हैं। वो सारे भगवान वहां पे थे नहीं, क्योंकि बहुत तो नष्ट हो गए थे, लेकिन भक्तों को याद था कि इस मंदिर में ये स्थान था इस देव का, ये स्थान था इस देवी का, मंदिर ये परिसर में। और फिर वो कहते हैं कि एक खाली स्थान है, वहां पे हम सूखे चावल फेंकते हैं। क्यों? अपने भगवानों से माफी मांगते हैं। माफी मांग रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य था हम पूरा नहीं कर पाए, और कुछ भगवानों को जो शायद हम भूल गए हैं उनसे माफी मांग रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि पीपल का पेड़ है, उसके आसपास मूर्तियां हैं भगवानों की। कोर्ट ने कहा कहाँ से आई हैं? तो उन्होंने कहा ये शरणार्थी भगवान हैं, ये शरणार्थी मूर्तियां हैं जो आसपास के जो मंदिर
तोड़ जब दिए वो गए टूटे होंगे, गए तो यहाँ तब लाके रख दिए होंगे। ये यहाँ पे, तो मतलब कि मैं कहने का मतलब ये है कि द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग यस, is that every section of society contributed. अब हम ये कहें कि हमारी सभ्यता संस्कृति राजाओं ने हमारे ऊपर थोपी, ये गलत है। बुद्धिजीवों ने इंटेलेक्चुअल्स ने हमारे ऊपर थोपी, ये भी गलत है। लोगों पर थोपी गई, ये भी गलत है, क्योंकि कितने समय तक तो हमारे पास राजनीतिक शक्ति भी नहीं थी, लेकिन तब भी लोग अपनी संस्कृति सभ्यता अपने भगवानों को भूलने को तैयार नहीं थे। सो यू नो दिस इज व्हाट जब मैं कहती हूँ कि हमारी ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, जब से हम अपनी संस्कृति सभ्यता का इतिहास शुरू करते हैं और आज तक हमारे इतिहास में इतनी उथल पुथल हुई। मतलब कि बहुत देशों के इतिहास में उथल पुथल होती है, लेकिन फिर वो सभ्यता को छोड़ देते हैं। इजिप्ट, ईरान, इराक, इनकी पुरानी सभ्यता क्या थी वो तो अब खुद वो ही भूल गए। लेकिन हम, हमारे जो सभ्यता संस्कृति थी वो लोगों तक इतनी विशाल तरीके से पहुंच गई थी कि लोगों को बताना नहीं पड़ता था कि तुमको ये करना है, तुम्हारा ये कर्तव्य है। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में है ना वो। बिल्कुल, जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में है वो आप कितने इन्विजन कर लो, कितनी मूर्तियां तोड़ लो। सो द पॉइंट इज दैट दिस इज समथिंग जिसके बारे में हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। बिल्कुल क्योंकि यू नो व्हेन यू हैव नो पॉलिटिकल पावर, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने भगवानों को छोड़ना नहीं चाहते और छोड़ते भी नहीं हैं। अच्छा मैम, काशी में ऐसे क्या आपने कभी ऐसा क्योंकि आपने बहुत रिसर्च की है काशी पे, तो कभी आपने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि काशी है क्यों? कि पार्वती जो भी वो माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि पार्वती जी की मम्मी ने जब डांटा तो शिव और पार्वती काशी आ गए, कन्नौज से उन्होंने राजधानी शिफ्ट कर दी अपनी, काशी आ गए, इन्वेजन्स में काशी क्यों एकदम मुख्य केंद्र रहा है? बिकॉज इट वॉज द सेंटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड फिलोसफी। तो ये था कि फिलोसफी को तोड़ दो तो काफ़ी चीज़ें अपने आप नष्ट हो जाएंगी, जो इन्वेजन की दृष्टि से अगर हम अब उनको फिलोसफी के बारे में पता था, ये मुझे डाउट है, एक्चुअली क्वेश्चन है, लेकिन उनको ये दिख रहा था कि यहाँ पर ये एक धर्म का गढ़ है, ये दिख रहा था। और इतिहास में जब भी कोई यात्री विदेश से आता था, हाँ जी, तो वो कहते थे एक बार काशी जरूर जाना है। हाँ, क्यों बोलते थे? बिकॉज दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ काशी। चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग, हाँ जी, वो 7th सेंचुरी में आए, वो बुद्धिस्ट थे, और वो काशी जब आते हैं वो बताते हैं कितने बड़े मंदिर हैं, उनका संख्या, उनके बारे में बड़े विस्तार से बताते हैं। और ह्यून सैंग के बाद जो भी आए, तो एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी, इंटरेस्टिंग उदाहरण है। एक 16th सेंचुरी में एक विदेशी ट्रैवलर, उनका नाम था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ने बहुत विस्तार से, मेरे ख्याल से 1 या 2 वॉल्यूम में उनका भारत की जर्नी के बारे में उन्होंने लिखा है। और काशी के बारे में जब वो लिख रहे हैं तो वो एक ड्राइंग देते हैं। उनकी पुस्तक में एक ड्राइंग है, और वो क्या है, चित्र है कि शिवलिंग है और उसके ऊपर एक भक्त पानी चढ़ा रहा है। ओह ग्रेट। सो यू नो इट इज सो डिलाइटफुल टू सी दिस। इनका भारत की संस्कृति सभ्यता से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इनको पता था कि काशी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। सो यू नो आफ्टर दैट वी हैव अ सीरीज ऑफ
मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन के बारे में हम सब ने सुना है उनका नाम। तो वो भी काशी के बारे में लिखते हैं। मेरे को शायद कोई विदेशी यात्री आया हो भारत जो काशी नहीं गया हो, बल्कि विदेशी फ्रांसीसी ट्रैवलर्स जैसे बर्निया टेवर्निया, उन्होंने इतने विस्तार से काशी के बारे में लिखा है। तो टेवर्निया के बारे में अगर मैं कुछ कह सकूं, काशी के बारे में जो हमने अब तक बात की है, हमने शिव का आगमन, शिवलिंग की पूजा, स्पिरिचुअलिटी और ज्ञानवापी मंदिर डिस्ट्रक्शन एंड का पहले निर्माण, फिर और उसके बाद डिस्ट्रक्शन। लेकिन जैसे मैंने विदेशी यात्रियों के बारे में बताया, तो टेवर्निया वो फ्रांसीसी थे और वो ज्वेलर थे, जौहरी थे। और एक्चुअली कहा जाता है कि उन्होंने औरंगजेब को भी कुछ कीमती जूल्स दिखाए। और जब वो औरंगजेब के दरबार में उनसे मिलने गए तो उन्होंने औरंगजेब को कहा कि मैंने मुगल ज्वेल्स के बारे में बहुत सुना है और कोहिनूर के बारे में भी सुना है, तो क्या मैं देख सकता हूँ? और औरंगजेब कहते हैं यस, और ट्रे में उनके कुछ ज्वेल्स आते हैं और कोहिनूर आता है। तो कहते हैं क्या मैं इसको हाथ में ले सकता हूँ? सो ही इज अलाउड टू see the Kohinoor and then it is packed and taken away because these were very precious jewels। तो बड़े सावधानी से इनको रखा जाता। खैर वो तो अलग बात है। तो टेवर्नियर लिखते हैं कि गंगा किनारे सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर विष्णु के नाम पे है। विष्णु के नाम पे, क्योंकि मान्यता ये है कि विष्णु भी काशी आए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि आधा काशी विष्णु का शिव का था और आधा विष्णु का। सो इन एनी केस ये दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल दैट वाज फॉर विष्णु। अब ये जो मंदिर था, ये जैसे और कितने मंदिरों के साथ ये हुआ, टूटता था, फिर भक्त दोबारा बनाते थे, फिर टूटता था, भक्त दोबारा बनाते थे। एक्चुअली मध्यकाल में शायद कोई ही मंदिर हो जिस पर प्रहार हुआ और भक्तों ने उसको दोबारा नहीं बनाया। अब जब हम दोबारा नहीं बनाया बोलते हैं तो हमको ये याद रखना है कि जो मंदिर टूटा वो विशाल था, लेकिन उसके स्थान पर जो बनाते थे वो छोटा ही बनाएंगे ना। बस ये था कि हमको वो स्थान नहीं छोड़ना, भगवान को नहीं छोड़ना। सो दिस was the situation, and this temple of Vishnu, it was constructed the last time by राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जयपुर के राजा, हम सब उनके नाम से परिचित हैं। तो उन्होंने ये बिंदु माधव मंदिर दोबारा लास्ट टाइम बनाया काशी में उस स्थान पर। और वो जो इतना विशाल बिंदु माधव मंदिर बनाया, उसको टेवर्नियर ने वहाँ पे जब गए तो उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, विवरण किया है कि कितना ब्यूटीफुल मंदिर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो मंदिर भी मुगल बादशाह के आदेश पर तोड़ दिया गया। लेकिन जो भगत थे जी, मंदिर चला गया तो ये मतलब थोड़ी कि वो बिंदु माधव को छोड़ देंगे। अगर आप आज काशी जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे बिंदु माधव मंदिर जाना है, हाँ जी, तो आपको बिंदु माधव मंदिर ले जाएंगे।
कहाँ है वो बिंदु माधव मंदिर? जो मॉस्क बना है, विशाल मॉस्क, उसके पीछे एक छोटी गली में पहली मंजिल पे एक छोटा सा कमरा है और वहां पे बिंदु माधव की पूजा हो रही है। सबक क्या सीखते हैं हम? कि भक्तों ने अपने भगवानों को कभी नहीं छोड़ा और भगवानों ने भी अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ा। आप इमेजिन करिए, बिंदु माधव मंदिर कितनी बार बना, कितनी बार टूटा। अब जब मान सिंह ने बनाया उसके बाद टूटा, लेकिन तब भी बिंदु माधव को एक छोटी सी गली मस्जिद के बिल्कुल पीछे, वहां पे पहली मंजिल पे एक कोठड़ी टाइप, लेकिन बिंदु माधव का नाम जिंदा है। ये जो कहानी है, ये आप कितने भी उदाहरण ढूंढेंगे, आपको हर जगह इतने उदाहरण मिलेंगे। तो आपने पूछा कि हमारी सभ्यता संस्कृति कैसे लिविंग सिविलाइजेशन है। लिविंग सिविलाइजेशन है भक्तों की भक्ति की वजह से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वाकई में मतलब काशी, क्योंकि शिव मेरे इष्ट हैं, तो मेरे लिए काशी के बारे में इतना सब कुछ जानना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड आई होप कि दर्शकों को भी बहुत सारी बातें काशी के बारे में आज से पहले, इस पॉडकास्ट को देखने से पहले नहीं पता होंगी, और आज के बाद काफ़ी सारी वो हिस्ट्री एंड कल्चर से जोड़ कर काशी को देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।